नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सर्वे के आधार पर टिकट बांटने को पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने सही नहीं माना। केजरीवाल की गारंटी को हर गांव और बूथ तक पहुंचाएंगे, कहा गीता शौरान ने। गुरु पूर्णिमा अवसर पर गुरुओं व प्रबुद्ध जनों का हुआ अभिनंदन। भिवानी की जैस्मिन 57 किलोग्राम भार वर्ग में कर रही हैं ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट बांटना किसी भी मायने में सही नहीं है, क्योंकि सर्वे मैनिपुलेट हो जाते हैं। ऐसे में केवल सर्वे के भरोसे ना रहते हुए योग्य उम्मीदवार को टिकट दिए जाने के लिए जरूरी है कि सर्वे के साथ साथ बड़े नेताओं की राय भी ली जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब किसी भुलावे में नहीं आएगी, जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने हरियाणा में कांग्रेस विधायकों पर लगातार की जा रही ईडी की छापेमारी मामले पर बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय में ऐसी छापेमारी सिर्फ जनता पर ही क्यों होती है, इस बात को लोग समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों पर की जा रही छापेमारी लोगों को बरगलाने के लिए की जा रही है, जो भाजपा के लिए बड़ी ही घातक साबित होगी, जिसका नुकसान उसे आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की छापेमारी से सरकार को गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस बात की कार्यवाही को जनता भुलाती नहीं है तथा यदि आज इस प्रकार की रेड होती है तो भविष्य में भी जारी रहेंगी। एक तरह का काम करने का तरीका बन चुका है बीजेपी सरकार का कि जहां भी चुनाव की दस्तक होती है वहां पे ईडी और दूसरी एजेंसीज जो हैं वो पहुंचना शुरू हो जाती हैं। अब ये 3 छापे जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हुए हैं, ये तीनों कांग्रेस के सिटिंग एमएलएज के यहाँ हुए हैं, चाहे वो छोकर साहब हों, चाहे राव दान सिंह हों, सुरेंद्र पवार हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो जिसको पूरे देश ने और लोगों ने समझ भी लिया। और जो लोकसभा के चुनाव थे उसके अंदर आपने नतीजे देखे। खास तौर पर मैं इसमें हमेशा उदाहरण करना इसका महाराष्ट्र का लेना चाहता हूं, क्योंकि वहां जिस प्रकार से इन एजेंसीज के डर से या इनके दबाव से जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ी गई, जो सरकार थी उसको गिराया गया, 2 बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया, लेकिन लोगों ने इसको बिल्कुल नकार दिया वहां पे। और इसकी काट भी यही है कि अल्टीमेटली तो लोगों को ही इसके खिलाफ उठना पड़ेगा और लोग अपना जो मत है वो वोट के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। ये दुरुपयोग जो है एजेंसीज का, ये एक बहुत ऐसी परिपाटी है जो राजनीतिक व्यवस्था को दूषित करती है, उसमें कटुता पैदा करती है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आज होगी और कल को लोग भूल जाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों से सरकार को गुरेज करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये सारी इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो इलेक्शन से पहले ही क्यों याद आती हैं। ये आप 2 साल पहले भी कर लेते हैं इस कार्रवाई को, लेकिन सारी की सारी चीज़ें ये इलेक्शन के समय में आती हैं और ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे जानकारी में नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन में चुनाव लड़ा हो। सिर्फ पिछला लोकसभा जो चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि इंडिया राष्ट्रीय स्तर पे जो एक गठबंधन बना था लोकसभा की रूह से, खासकर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पे एक चैलेंज पेश करना था सारे विपक्षी दलों ने, सो उस नाते जरूर एक समझौता हुआ था। अदरवाइज हरियाणा में कांग्रेस को किसी समझौते की जरूरत नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, हमेशा से रही है और अपने बल पे चुनाव लड़ने में पूरी तरह से ना सिर्फ सक्षम है, बल्कि इस बार तो जिस प्रकार के हालात हैं बहुत बड़ी जीत भी निश्चित लग रही है। देखिए, अब ये जांच फाइल 10 साल से चल रही है, कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन इसकी भी टाइमिंग वही है। ये आई थिंक ढींगड़ा कमीशन वाली आप बात कर रहे हो, हालांकि उसमें मेन चीज़ तो ये है कि वो हाई कोर्ट के माध्यम से एक चीज़ आई है जिसमें उन्होंने अपना मत रखा कि ढींगड़ा कमीशन ही दोबारा से कार्रवाई शुरू कर सकता है, जहां उन्होंने पहले अपनी
रिपोर्ट जो पेश की थी उसको हाई कोर्ट ने नहीं माना था, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अगर वो प्रोसीजर को वहीं से शुरू करें जहाँ से पहले चूक हुई थी, तो यही कमीशन दोबारा चालू रह सकता है। लेकिन इसके बाद इस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई है। ये सिर्फ हाई कोर्ट का एक मत था, उसके बाद शायद इसको चैलेंज भी किया गया था, जो जो रिजेक्ट हो गया। लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। नहीं, मैंने तो उदाहरण दिया आपको। महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है और वहां तो बिल्कुल पार्टियों को तार तार कर दिया था, तीनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी, शिवसेना को भी और एनसीपी को भी। लेकिन जब नतीजे आए तो किस प्रकार से वहां पे कांग्रेस का उभार हुआ। 13 उनके खुद के जीते और एक उनकी मदद से जो जीते 14वीं सीट। उसके अलावा शरद पवार जी की पार्टी 8 एमपी जीत के आई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 एमपी जीत के आई है। तो लोगों ने इस चीज को बिल्कुल सिरे से नकारा है। और हरियाणा में तो जिस तरह के हालात हैं, यदि आप सिर्फ इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहें तो ये तो और घातक है बीजेपी के लिए, इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता शोरान ने केजरीवाल की गारंटी कार्ड पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंचकुला में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गारंटी कार्ड लॉन्च कर विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गारंटी को गांव-गांव और हर बूथ तक पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता शोरान ने प्रेस वार्ता करके कहा कि अरविंद केजरीवाल की पहली गारंटी में मुफ्त और 24 घंटे बिजली दी जाएगी। दिल्ली और पंजाब की तरह पुराने घरेलू सारे बकाया बिल माफ़ किए जाएंगे। पावर कट बंद होंगे। दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरी गारंटी में सबको अच्छा और फ्री इलाज दिया जाएगा। गांव और शहरों के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। प्रत्येक हरियाणवी का पूरा इलाज मुफ्त होगा, चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी। तीसरी गारंटी में अच्छी और बेहतरीन और फ्री शिक्षा दी जाएगी। चौथी गारंटी में सभी माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। और पांचवी गारंटी में प्रदेश के हर युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने सभी पार्टियों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने प्रदेश को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। इसीलिए अब हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता जी और पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवत मान जी ने कल पंचकुला में माननीय अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटियां लॉन्च की हैं और उन्हीं 5 गारंटियों को लेकर के आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिला स्तरीय कार्यालय में ये पीसी रखी गई है। जो ये पीसी रखी गई है, जो 5 गारंटियां हैं, नंबर 1 फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली। और जैसे पंजाब और दिल्ली में बिजली को लेकर के आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। पुराने घरेलू बिजली बिल थे उनको भी आम आदमी पार्टी माफ करेगी। अगर हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जैसे दिल्ली और पंजाब में स्वास्थ्य को लेकर के कार्य किया है, ऐसे हरियाणा में भी करेंगे। हर गांव में, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, नए हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। सारे टेस्ट फ्री, सभी दवाइयाँ फ्री, सभी ऑपरेशन फ्री, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। अगर बात करें शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था हरियाणा में भी बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतरीन बनाया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आने वाले समय में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटवा करके सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेंगे। और जो तीसरी गारंटी आम आदमी पार्टी की है, महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। अगर हम बात करें 5वीं गारंटी की, युवाओं को रोजगार को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने रोजगार के लिए गारंटी दी है कि हरियाणा प्रदेश में युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए सरकारी रोजगार की व्यवस्था आम आदमी पार्टी करेगी। जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में 45,000 युवाओं को सरकारी रोजगार देने का कार्य महज 2 साल में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। लाखों युवाओं को प्राइवेट रोजगार की व्यवस्था की है। दिल्ली में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देने का आम आदमी पार्टी ने कार्य किया है। लाखों युवाओं को प्राइवेट रोजगार की व्यवस्था करके दिखाई है।
तो यही 5 गारंटियां लेकर के आज ये पीसी रखी गई है। इसके विपरीत इन 10 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश को आपराधिक राज्य बनाने का कार्य किया है। आए दिन फिरौती मांगी जा रही है, आए दिन महिलाओं के शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। और अगर हम बात करें महंगाई और बेरोजगारी की, भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों के दौरान हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग को एक नंबर महंगाई और बेरोजगारी के रास्ते पर खड़े करने का काम किया है। जबकि आम आदमी पार्टी जो वादे करती है, जैसे अब 5 गारंटियां आम आदमी पार्टी लेके आई है, दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। जो भी आम आदमी पार्टी गारंटी लेती है, सरकार बनने के तुरंत बाद उन गारंटियों पे कार्य करती है। सांस्कृतिक मंच द्वारा हरियाणा संस्कृत अकादमी के सहयोग से सांस्कृतिक सदन में गुरु वंदन कार्यक्रम में गुरुओं एवं प्रबुद्ध जनों का अभिनंदन किया गया। भाजपा के पूर्व महासचिव संदीप जोशी ने कहा कि गुरु ज्ञान से ही आत्मशुद्धि होती है। कार्यक्रम में भागवत भूषण सुरेश कौशिक, सच्चिदानंद गिरी, महंत वेदनाथ महाराज व चरणदास महाराज, चितरंजन कौशल, लक्ष्मीकांत शर्मा को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक मंच द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के सहयोग से गुरु वंदन एवं स्तुति गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा महासचिव संदीप जोशी ने कहा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है व इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़ाव मिलता है। मंच महासचिव कांति कौशिक ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु वंदन व स्तुति गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने आए हुए गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच के अध्यक्ष अनिता नाथ ने कहा कि सांस्कृतिक मंच कई वर्षों से संस्कृति संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। गुरु पूर्णिमा अवसर पर गुरु वंदन व स्तुति गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंचे महंत गुरुओं ने लोगों को गुरुओं की महत्ता के बारे में बताया कि कैसे एक गुरु किसी भी व्यक्ति को उसके भविष्य के लिए मार्गदर्शित करता है। व्याख्यान व गायन में डॉक्टर बुद्धदेव आर्य, श्रुति अत्री, डॉक्टर सुधीर मुदगिल व जयपाल शास्त्री का योगदान रहा। इनको जगत जी और अपने कांति कौशिक जी और हमारी बहन अनिता नाथ जी चलाती हैं। और सभी लोगों की तरफ से जब भी हम आते हैं, भिवानी छोटी काशी कहलाती ही है। और इस तरह के कार्यक्रम जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, आने में बड़ा अच्छा लगता है। और एक तरह से इतना आत्मशुद्धि भी होती है, व्यक्ति की विचार शुद्धि तो होती है, आत्मशुद्धि भी होती है। इस तरह के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे देखो, भारत सांस्कृतिक देश है और आज भारत अगर फिर से गुलामी के बाद खड़ा है तो अपने संस्कारों के कारण खड़ा है। युवा वर्ग का तो आपको बताएं कि क्योंकि आजकल जिस तरह से का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का चल रहा है, उस गैजेट्स में हर तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत कम मंच या बहुत कम संस्थाएं ऐसी रह गई है जो युवा को ठीक डायरेक्शन देके, सीधी ठीक डायरेक्शन देके उनको चलाएं। और क्योंकि युवा भारत का भविष्य है, अगर वो भारत की संस्कृति से तालमेल करके चलेंगे। सबसे पहले आज सभी सुनने वालों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भिवानी में एक विगत कई वर्षों से सांस्कृतिक मंच साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। आज उसी श्रृंखला में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु वंदन नाम से एक बहुत शानदार से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भिवानी छोटी काशी जो धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, उसमें सभी मठों के मठाधीश यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। आज कार्यक्रम में अलंकरण भी रखा गया और ये मंच का गौरव है। हमने किसी का सम्मान नहीं किया, परंतु इन महान विभूतियों का सम्मान करके मंच खुद गौरव का अनुभव कर रहा है। आज एक बहुत शानदार उद्बोधन हमारी संस्था के संस्थापक डॉक्टर बुद्धदेव आर्य जी ने भी दिया, और क्या गुरु की महत्ता और आज के समय में गुरु का क्या महत्व है वो उन्होंने बताया। किस प्रकार महानंद या नंदवंश के शासन से लेकर और किस प्रकार महात्मा बुद्ध और उसके बाद जितने भी भारत के महान गुरु हुए हैं उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे सदन की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ है उसमें
बहुत ही सुंदर वक्तव्य, बहुत ही सुंदर गायन जो है हमारे प्रस्तुत किए गए हैं और सभी गुरुजनों का मेरे को आशीर्वाद मिला, यहाँ पे पूरे हमारे मंच को मिला, इसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने लगभग 50% खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से हैं। इनमें मुक्केबाजों की 6 सदस्यीय टीम में 4 मुक्केबाज भिवानी से हैं। मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जैस्मिन के चाचा संदीप कोच ने बताया कि जैस्मिन की ओलंपिक की तैयारी को देखकर लगता है कि वह अब की बार देश के लिए पदक लेकर ही लौटेंगी। पेरिस ओलंपिक में भिवानी से मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जैस्मिन लंबोरिया ने वर्ष 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक प्राप्त किया। वह 2023 में एशियन चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जैस्मिन को पदक प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 मैच खेलने होंगे। जैस्मिन का पहला मैच 30 जुलाई को होगा। जैस्मिन के माता पिता ने बताया कि जैस्मिन ने अच्छी मेहनत की है। उन्हें उम्मीद है कि अब की बार उनकी बेटी गोल्ड मेडल लेकर लौटेगी और देश का नाम रोशन करेगी। वहीं जैस्मिन के चाचा संदीप कोच ने बताया कि जैस्मिन रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस करती है। उसने बॉक्सिंग के गुर घर में ही सीखे हैं और बाद में अकादमी में दाखिला लिया। 4 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं। ओलंपिक में पहली बार खेल रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें पक्का विश्वास है कि इस बार जैस्मिन स्वर्ण पदक प्राप्त करेगी। जोगिंदर कौर जी, आपने बेटी को तैयार किया, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से बेटी ने जो आगे कदम बढ़ाते हुए देश के लिए मेडल जीतने का प्रयास किया और अब ओलंपिक में है, कितनी खुशी है, क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं? हमें बेटी पर बहुत खुशी है और उम्मीद लगा रहे हैं कि वो मेडल लेके आएगी देश के लिए और देश का नाम रोशन करेगी। उनकी अच्छी देखभाल करें, उनको अच्छी डाइट दे रहे हैं और अच्छे उसको शिक्षा दे रहे हैं, भाई अच्छी मेहनत करो और अच्छी डाइट लो और अच्छा करो अपना। मुकाबले को लेकर बेचैनी तो क्या है, भाई ये है अच्छा करेगी, ये उम्मीद है और देखो करेगी अच्छा। हाँ विश्वास है, पूरा विश्वास है। हाँ पूरा विश्वास है, वो देश को गोल्ड मेडल देगी, का पूरा विश्वास है देश को की बार पूरा। सर, जैस्मिन जो ओलंपिक में पहुंची तो क्या कुछ लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है, किस प्रकार की तैयारी करवाई उनकी? वो तैयारी तो बहुत बढ़िया है उसकी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया वो करवा रखी उसकी और वो भी खूब मेहनती है। उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जरूर ले आएगी। किस प्रकार की समस्या जी? समस्या तो कोई नहीं आई थी और ये भाई थे कोच, यही सब संभालते थे उसका। आप पिता हैं, आपको ज़्यादा घी, दूध, चूरमा, फल फ्रूट और ये बादाम वगैरह ये देसी खाना ज़्यादा पसंद करती है वो। जैस्मिन हमारी परिवार में है और रिश्ते में मेरी भतीजी लगती है और मैं बॉक्सिंग कोच भी हूँ और NH किया मैंने रेलवे से और रेलवे में मैं जॉब करता हूँ। TT के पद पे कार्यरत हूँ जयपुर में। और तो जैस्मिन को आपने तैयारी करवाई है, किस प्रकार से, क्या कुछ लग रहा है, कौन से पॉइंट उनको जो ज़्यादा महत्वशाली रहेंगे, किस प्रकार से देश के लिए मेडल रहेगा? बॉक्सिंग खेल एक बहुत ही अच्छा खेल है अगर उसको खिलाड़ी पसंद करता है तो। और खेल में अगर बॉक्सिंग में वह कुछ बनना चाहता है या देश के लिए या अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए जो भी कुछ करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है। ये चोट का खेल है मगर इसको अपनी कलाओं से खेलने में अगर बॉक्सर काबिल हो जाता है तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बचाव करते हुए सामने वाले पर प्रहार कर सकता है। और एक सेल्फ डिफेंस का खेल भी है जो जिसको हम सेल्फ डिफेंस भी कह सकते हैं बॉक्सिंग को। तो जैस्मिन में कौन सी खासियत लगती है जिसके बल पर जैस्मिन से बहुत ही सबसे अगर प्रबल दावेदार मेडल का माना जा रहा है तो बॉक्सिंग में 6 प्लेयर्स जा रहे हैं ओलंपिक्स में अपने इंडिया से, जिसमें 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं।
6 लड़कियों में अगर सबसे ज़्यादा पदक की उम्मीद की जा रही है तो जैस्मिन से की जा रही है। उसके बाद निखत जरीन है, वो भी अच्छी दावेदार है पदक की। निशान देव है, वो भी अच्छा पदक दावेदार है। अमित पंघाल भी कोई कम नहीं है। और लवलीना ने पिछले ओलंपिक्स में मेडल भी दिया था इंडिया को, तो अब की बार भी वो अच्छी तैयारी में है। और प्रीति पवार भी बहुत ही अच्छी तैयारी में है। तो जैस्मिन की किस प्रकार की तैयारी करवाई गई है, कहाँ आती है, उन्होंने कोचिंग ली है? जैस्मिन ने यहाँ पे कोचिंग की है भिवानी में। पहले तो मेरे पास, भाई के पास में, हम दोनों भाई ट्रेनिंग करवाते हैं उसको। मैं और प्रविंदर है मेरे बड़े भाई, और रेलवे में टीटी हैं, और कोच का कार्यभार भी संभाल रखा है जयपुर डिवीज़न में। और मैं ये हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बॉक्सिंग कोच हूँ। मैं भी अपने प्रोफेशन यही मेरा है कि हमें कोचिंग कराना। तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हमारे पास ही की है उसने, और लगातार अभी आगे बढ़ रही है वो। हमारी तरफ से हमने बेस्ट दिया है। अभी इंडिया कैंप में रह रही है तो वहाँ भी अच्छी कोचिंग चल रही है। हम उससे फ़ोन पे भी बातें करते रहते हैं, आगे की योजना के बारे में बताते रहते हैं कि हाँ भाई ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। 30 तारीख को मुकाबला रहेगा। पहला मुकाबला उसका 30 तारीख से उसके वेट का पहला मुकाबला होगा। उसमें अगर जैस्मिन को बाई मिलती है, 10 बॉक्सर्स को बाई मिलने वाली है। टोटल बॉक्सर 22 है इसके वेट कैटेगरी में, 22 में से 10 बॉक्सर्स को बाई मिलेगी। अगर इसको पहले बाई मिलती है, पहले राउंड में बाई मिलती है, तो इसका पहला मुकाबला 2 तारीख को होगा। अदरवाइज बाई नहीं मिली तो 30 तारीख से इसका पहला मुकाबला शुरू हो जाएगा। 30 को, 2 को, 4 को, फिर 7 को और 10 को, ऐसे 5 मुकाबले होंगे। क्या कुछ मिनिमम 3 राउंड अगर जीतती है तो उसके बाद मेडल की श्योर हो जाता है। और हमारे लगातार नॉकआउट डिसीजन होते हैं। अगर लगातार जीतता है तो ही आगे वाले राउंड में पहुंच पाता है। खेल जैस्मिन ने 2019 में अपना पहला नेशनल भी खेला था, पहला इंटरनेशनल भी खेला था। वहाँ से उसने यूथ में एशियन में मेडल लेके आई थी, एशियन चैम्पियनशिप में। उसके बाद और अब एक खबर चलते चलते, रोहतक से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा राज्यसभा की सीट छोड़ने से खाली हुई सीट पर कई नेताओं की नजर लगी हुई है। कांग्रेस के पास संख्या बल कम होने के कारण प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी प्रत्याशी चुनाव में उतारने के मूड में नहीं है। ऐसे में स्वाभाविक है कि सत्ता दल भाजपा प्रत्याशी आसानी से जीत दर्ज करवा सकेगा। वैसे भाजपा के पास अपने विधायकों की संख्या तो पर्याप्त नहीं है, उसको निर्दलीय और बगावती विधायकों का साथ मिला हुआ है। अब भाजपा भी राज्यसभा के बहाने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण साधने में लगी हुई है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा किसी महिला को राज्यसभा में भेज सकती है। महिलाओं में सबसे ऊपर नाम बंतो कटारिया का आता है। वे पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, पर कांग्रेस प्रत्याशी से चुनाव हार गई थी। बंतो कटारिया दलित चेहरा होने के कारण भाजपा जीटी रोड की 30 सीटों को साधने का काम कर सकती हैं। बंतो कटारिया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के विश्वास में भी हैं। वहीं दूसरा दलित चेहरा पूर्व विधायक सुनीता दुग्गल का है। इस बार उनका टिकट काटकर भाजपा ने अशोक तंवर को दिया था, जो सिरसा से चुनाव हार गए। टिकट कटने के बाद सुनीता दुग्गल ने पार्टी के प्रति कोई बगावती सुर मुखरित नहीं किए। इसका लाभ उन्हें मिल सकता है, परंतु उनके सामने 2 बाधाएं हैं। एक तो वे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के विश्वास पात्रों में शामिल नहीं हैं, और दूसरे सिरसा और फतेहाबाद क्षेत्र से जाट चेहरा सुभाष बराला को राज्यसभा ने भेजा जा चुका है। भाजपा की टिकट से राज्यसभा में जाने वालों की अग्रिम पंक्ति में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाली किरण चौधरी भी हैं। किरण चौधरी मुखर जाट चेहरा है और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं। भाजपा में शामिल होने के समय चर्चा थी कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, पर अभी तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला है। अगर किरण चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगी तो उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी को वे राज्यसभा में भेजना चाहेंगी। भाजपा किरण चौधरी के बहाने दक्षिण हरियाणा के मतदाताओं को रिझा सकती है। इन 3 महिलाओं के साथ कुलदीप बिश्नोई भी राज्यसभा में जाना चाह रहे हैं। वे भी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा में जाकर उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को विधायक तो बनवा लिया, पर मंत्री नहीं बनवा पाए। ऐसे में उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय अपनी नाराजगी जग जाहिर भी कर दी थी। अब उन्हें राज्यसभा में भेजकर भाजपा उनकी नाराजगी दूर कर सकती है। लेकिन चर्चाकारों का कहना है कि भाजपा इन दिनों राजनीति में प्रयोग करने में लगी है, तो ऐसे में किसी नए चेहरे को भी पार्टी आगे ला सकती है।
और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सर्वे के आधार पर टिकट बांटने को पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने सही नहीं माना। केजरीवाल की गारंटी को हर गांव और बूथ तक पहुंचाएंगे, कहा गीता शौरान ने। गुरु पूर्णिमा अवसर पर गुरुओं व प्रबुद्ध जनों का हुआ अभिनंदन। भिवानी की जैस्मिन 57 किलोग्राम भार वर्ग में कर रही हैं ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।